बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1, 2 और 3 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसकी कंप्लीट जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाला हूं। वैसे प्रश्न यहाँ पे शामिल है जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों से क्लास यहाँ पे लगातार नहीं हो रही है, कुछ वजह है जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में जो हमने आपको प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दिया था हमने और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार सरकार की यह घोषणा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों को वीडियो में पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि करंट अफेयर्स का जो नया कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च हुआ है, आपको इसके तहत 68वीं बीपीएससी या फिर बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो 67वीं वाला जो सारा मटेरियल था वो लगभग आपको पूरा किया जा चुका है। ऐसे में नया करंट अफेयर्स पढ़ना बेवकूफ़ी होगा 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। अब आगामी एग्जाम जो होगा 68वीं बीपीएससी है, सीडीपीओ है, बिहार एसएससी है, ये सारे एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीपीएससी मेकर की है। जिस प्रकार से हमने आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है, रेगुलर आप यहाँ पे बने रहें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। बीपीएससी एग्जाम जो आप लोग देने वाले हैं, यहां से आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो बीपीएससी ऑडिटर और कह सकते हैं बिहार एसआई वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर लगभग हमारे सारे प्रश्न आए थे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, पहले एग्जाम देके आइए 67वीं बीपीएससी का, उसके बाद ही आप ये जान पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे आपके प्रश्न आए हैं बीपीएससी मेकर के करंट अफेयर से। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि संतोष कुमार को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपसे ये किस जिले से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्वी चंपारण जिले के झटकहिया ग्राम निवासी समाजसेवी संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आपको जानना बिहार के ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतोष कुमार। अब यहाँ पर बात है पूर्वी चंपारण की। तो पूर्वी चंपारण के बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि पूर्वी चंपारण बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपको मैंने कई बार बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं वर्तमान समय में, और इन 9 प्रमंडल में से जो पूर्वी चंपारण जिला ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 6 जिले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर ये है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। अब ये 6 अन्य जिले जो हैं यहाँ पर कह सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ये है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। कुल मिलाकर ये 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं तिरहुत प्रमंडल के। और अगर बात करें पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण जिला की जो सीमा साझा होती है 5 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब ये 5 अन्य जिले कौन कौन से हैं, ये बिहार वाले मैप पर आप देख के इसे बखूबी समझ पाएंगे। अब इस बिहार वाले मैप पर पूर्वी चंपारण जिले की स्थिति को देखें आप। यहाँ पर जब नजर डालेंगे यहाँ पर आपको ये पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने बताया कि पूर्वी चंपारण जिला की जो सीमा है ये 5 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 जो जिले हैं ये तो है, एक पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का क्षेत्रफल का दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। तो एक हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया गोपालगंज, तीसरा हो गया मुजफ्फरपुर, चौथा हो गया शिवहर और इसके बाद 5वां होगा सीतामढ़ी। अब यहाँ पे बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो अभी मैंने बताया पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज 2011 की जनगणना के अनुसार, ये ध्यान रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे स्थान पर बात करें मुजफ्फरपुर की, तो अभी मैंने कुछ देर पहले या फिर कह सकते हैं पिछले वीडियो में, कुछ देर पहले नहीं बल्कि पिछला वीडियो जो अपलोड किया था वहां पर मैंने आपको बताया था, जो कह सकते हैं भारतीय रेलवे द्वारा जो मतलब कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष जंक्शन का जो कह सकते हैं एक कमाई का आंकलन किया जाता है, जो डेटा जो मतलब कह सकते हैं जारी किया जाता है। इस आधार पर पूरे भारत में मुजफ्फरपुर जो जंक्शन है ये 11वें स्थान पर रहा था। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और अगला हमारा यहाँ पे है शिवहर और सीतामढ़ी। तो इनसे भी संबंधित कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे नज़र में फिलहाल यहाँ पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर यहाँ पे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की बिल्कुल संभावना है। तो ये नई कंपनी का नाम है फ्लाईविग एयरलाइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि पटना एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है और लगातार जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए लगातार विमानों की भी संख्या काफी बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में फ्लाईविक एयरलाइंस के द्वारा भी यहां से सेवा की शुरुआत किया गया। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अगर हम पटना एयरपोर्ट की बात करें, जिसे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के भी नाम से आप लोग जानते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और विस्तारा विमानन कंपनी की सेवा दी जा रही थी। ये महत्वपूर्ण है, ये वाले पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। यूपीएससी जैसे परीक्षा में यहाँ पर 5 ऑप्शन के साथ इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखें। अब रही बात यहाँ पे वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आ रही, जिसकी जानकारी मैं आपको कुछ देर पहले दे रहा था। तो दरअसल यहाँ पे बात ये है कि जब से यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, उस समय तो नहीं लेकिन अब से कुछ ऐसे सामाजिक तत्व के प्राणी हैं जो कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। परिस्थितियां बहुत खराब है मेरे साथ चल रही है जो समय, बस आप लोग ये समझिए कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। काम तो रुकेगा नहीं, काम तो इसी तरह से चलता रहेगा। हो सकता है कुछ कहते हैं बाधा उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में, तो बस यहाँ पर यही रीजन है जिस वजह से वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। बस अभी के समय में, वर्तमान समय की बात करें तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और कम से कम कमेंट जरूर करें। इससे ये होगा कि जो मतलब कर सकते हैं हमें गिराने के पीछे लगे हैं उनको कम से कम लगेगा कि नहीं, ये बहुत मतलब कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं झुका। तो बस आप लोगों को इतना ही कहना है, अगर आपको लगे कि वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप लोग दिल खोल के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बस अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ही। और यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा भी बीपीएससी का एग्जाम है, मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, बस यहाँ पर मेरा यही वर्क है जो कि विस्तृत तौर पर हम लोग आपकी मतलब कह सकते हैं हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से इस चीज़ में डेडिकेटेड है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्जाम है इसी वजह से वीडियो आने में देरी हो रही है। समय ऐसा चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये सारी जानकारी मैं रेगुलर आपको देते रहूँगा। बस आप लोगों से हाथ जुड़ के ये विनती है कि आप लोग कभी भी साथ मत छोड़िए, मैं आपके साथ हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर हूँ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिल गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर जंक्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिली है। ये ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर जंक्शन। अब यहाँ पे बात आई है मुजफ्फरपुर जंक्शन की, तो मुजफ्फरपुर के बारे में हमने एक पॉइंट ऐड किया है मुजफ्फरपुर जंक्शन के बारे में कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर जंक्शन 1.77 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ 11वें स्थान पर रहा था। ये कंप्लीट सूची हमने आपको प्रदान किया था और इस सूची के आधार पर बात करें पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर नई दिल्ली 2400 करोड़ रुपए के साथ था और 9वें स्थान पर बात करें तो 9वें स्थान पर राजधानी पटना जंक्शन जो था यह था 4.36 करोड़ के साथ। ये जानकारी यहाँ से जाएगी, कभी भी आप लोग यहाँ पर 4.36 मत पढ़िएगा, ये मैथमेटिकली गलत होता है। 4.36 पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसे आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। 36 नहीं होगा पॉइंट के बाद, बल्कि ये होगा 36, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे बात है मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के बारे में भी एक पॉइंट और भी है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। यह विस्तृत जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2022 को मनाया गया, बताएं कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आप सभी जानते हैं 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसे सेलिब्रेट किया गया, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और ये 1886 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1886 में हुई थी। बहुत लोग जानते हैं कि अमेरिका से हुई, लेकिन ये नहीं जानते हैं कब हुई। तो 1886 से अमेरिका से हुई थी। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और इस दिवस, यहाँ पर देखिए इस नहीं बल्कि यह होगा, और यह दिवस मजदूरों की उपलब्धियों और देश के विकास में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है या फिर उनके सम्मान में मनाया जाता है। और यहाँ पे इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत यानी कि किसान आंदोलन के फलस्वरूप 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक व्यापक तौर पर किसान आंदोलन हुआ था जिसके बाद से ये कह सकते हैं इसकी घोषणा हुई थी और इसके फलस्वरूप ही कह सकते हैं 1 मई 1886 को इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि आगामी जो 67वें बीपीएससी एग्जाम है या फिर कह सकते हैं 2022 में जितनी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, वैसे परीक्षाओं के लिए हमने एक मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का चैनल पर अपलोड किया है जो कि 4.5 घंटे की एक क्लास है जिसमें आपको 400 महत्वपूर्ण प्रश्न
मतलब कह सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पिछले 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स का संकलन है, जो कि 1 जनवरी से इसमें डाला गया है। यानी कि 1 जनवरी 2021 से अब तक के सारे करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण निकल कर सामने आते हैं, उनमें से चुनिंदे 400 प्रश्नों का संकलन है इस वीडियो में। इसे आप देखिए, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमने जिस प्रकार से जिस भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पे किया है, वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पूरे वीडियो को जरूर देखिए। हम यहाँ पर आ चुके हैं आज के इस 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। ये भारत और यूएई के बीच अभी हाल ही में ये संयुक्त मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया गया। राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि 1 मई 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त मुक्त व्यापार समझौता शुरू हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले इस पर हस्ताक्षर किया गया था, उसी की जानकारी आगे लिखा गया है। दरअसल 18 फरवरी 2022 को ही दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, ड्राई फ्रूट्स और आभूषण, घरेलू उत्पाद आदि को बिना सीमा शुल्क के साथ संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में भेजा जाएगा। यही इसका उद्देश्य है। यहाँ पर हमने उसी चीज को लिखा है कि मुक्त व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अगला होगा छठा प्रश्न। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था, अब यहाँ पर पदभार ग्रहण किया जा चुका है, तो ऐसे में पुनः हमने इस प्रश्न को ऐड कर दिया क्योंकि यह महत्वपूर्ण था। आपको बता दूं कि हाल ही में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा को इस इमेज में देख सकते हैं। वे 1988 बैच के आईपीएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं। उन्होंने मौजूदा विदेश मंत्री नहीं बल्कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है, और मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल 2022 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद से 1 मई 2022 से इस पद पर विनय मोहन क्वात्रा हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि डिब्रूगढ़ असम में हाल ही में किसने एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ जिला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। इस कैंसर उपचार केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसे केंद्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इसकी जो स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना, केंद्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है, जो कि राज्य में विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में से एक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे टॉप पर रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नंद मूलचंदानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि अमेरिका में भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी अर्थात CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ऐड किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम में आपके, वो चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो वर्तमान में केंद्रीय खुफिया एजेंसी अर्थात CIA का जो निदेशक है ये विलियम जे बर्न्स है, और केंद्रीय खुफिया एजेंसी की स्थापना 26 जुलाई 1947 को हुआ था, और इसके संस्थापक हैरी एस ट्रूमैन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते, BPSC में अगर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के डेली बेसिस पर ये सारे करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इस तरह के भी प्रश्न हमने देखा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भी हाल ही में 4 वर्ष इसका पूरा हुआ है। 25 अप्रैल 2018 को उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया, जो कि हाल ही में 2022 में 4 साल पूरा किया है। उन्नत भारत अभियान के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है, और ग्रामीण परिवेश को जागरूक करना ही इसका एक उद्देश्य है, जो कि भी हाल ही में इसे शुरू हुए 4 साल पूरा हुआ। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 25 अप्रैल 2018 को हुई थी। अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को ये 4 वर्ष पूरा किया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न।
ये प्रश्न है कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के किस नवनियुक्त कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि चेन्नई सुपर किंग के जो नए कप्तान बने हैं ये बने हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस नवनियुक्त कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी है। तो रविंद्र जडेजा ने ही ये कप्तानी को छोड़ दिया है और वर्तमान में जो अब फिर से पुनः जो मतलब नए कप्तान बने ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये ध्यान रखें, उसकी जानकारी हम यहाँ पर आगे विस्तार से देखने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के नवनियुक्त कप्तान रविंद्र जडेजा ने टीम की कप्तानी छोड़ दी है, जिसके बाद पुनः महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। आईपीएल में अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो आपको बता दूं कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग की जो स्थापना हुई थी आईपीएल के पहले संस्करण के साथ 2008 में हुई थी। हालांकि जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी ये 2007 में ही हो गई थी। स्थापना की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला संस्करण कब आयोजित हुआ तो 2008 में आयोजित हुआ था। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि चेन्नई सुपर किंग को 2015 से 2017 तक अर्थात 2 साल के लिए आईपीएल से प्रतिबंधित किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है जिसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि कौन सी एयरलाइंस कंपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है। इस एयरलाइन कंपनी का नाम है इंडिगो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हाल ही में इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है और ये लैंडिंग राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये लैंडिंग कहाँ पर की गई थी, जो कि ये आपको ध्यान रखना, ये नेविगेशन प्रणाली जो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है इसका नाम है गगन। तो ये चीजें भी यहाँ से आप नोट करेंगे। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा इसे घटाकर कर दिया गया है 8.2%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। उसी चीज को यहाँ पर हमने लिख दिया कि 8.2% कर दिया गया है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए। ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर जितने भी मटेरियल है उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। और जो जनवरी, फरवरी और मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। और रिवीजन पर्पज से आपके सच में बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये अप्रैल माह अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो अप्रैल माह का भी जल्द इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।